तो हेलो बच्चों, माई सेल्फ बलराज। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे मैटर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि मोल कंसेप्ट से आया है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, मैटर होता क्या है? व्हाट इज मैटर? तो बच्चों, मैटर इज एनीथिंग that has that has mass and oh, occupy occupy some space। तो बच्चों, मैटर वो है हर एक चीज जिसके पास अपना एक मास है, यानी कि जिसका मास है, और जो कुछ जगह घेरता है, यानी कि जो कोई ना कोई स्पेस लेता है। सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो मैटर वो होता है जिसका मास होता है एन, जिसके पास वॉल्यूम होता है, जिसका मास भी हो और जो कोई ना कोई जगह भी लेता हो, जिसके पास वॉल्यूम हो, उसी को मैटर बोलेंगे। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। मैटर के क्लासिफिकेशन, मैटर को किस टाइप से क्लासिफाइड किया गया है? तो मैटर को दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। एक है केमिकल क्लासिफिकेशन, और एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन। देखो बच्चों, मैटर को दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, एक बार केमिकल और एक बार फिजिकल क्लासिफिकेशन। मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन थ्री टाइप्स में डिवाइड है: सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस। फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का वो क्लासिफिकेशन है जिसे आप अपने नेक्ड आई से देख सकते हो, लेकिन आप इसे अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। जस्ट लाइक आप इसके शेप को और इसकी चमक को आप अपनी नेक्ड आई से देख सकते हो, लेकिन अंदर केमिकल कंपोजिशन को नहीं देख सकते। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो डायरेक्ट नेक्ड आई से नहीं देख सकते। देखो बच्चों, मैटर को फिजिकली क्लासिफाइड किया गया है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर, लेकिन दो टर्म है अपने पास। दो टर्म्स होती है, एक है इंटरमोलिकुलर फोर्स और एक टर्म है थर्मल एनर्जी। ये दो टर्म मैटर को फिजिकली क्लासिफाइड करती है, एक है इंटरमोलिकुलर फोर्स और एक थर्मल एनर्जी। किस तरह से क्लासिफाइड करती है, तो पहले अपन इन दोनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले इंटरमोलिकुलर फोर्स, मैं इसको शॉर्ट में आईएमएफ लिख देता हूं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता क्या है? तो देखो बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखने की कोशिश करता है, यानी कि ट्राइज टू कीप मॉलिक्यूल्स क्लोज टुगेदर। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स साथ साथ रहते हैं। अब एक दूसरी टर्म है थर्मल एनर्जी, उसको भी अपन डिफाइन करते हैं। थर्मल एनर्जी, यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस वर्ड। आप इसके बारे में पहले थोड़ा बहुत जानते हैं या आपने इस वर्ड को सुना होगा। थर्मल एनर्जी होता क्या है? तो देखो बच्चों, द एनर्जी दैट इज प्रेजेंट विद इन अ सिस्टम दैट कम्स फ्रॉम इट। वो एनर्जी जो किसी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, जो सिस्टम की हीट से आई है। ये देखा जाए तो सिस्टम के अंदर जो हीट प्रेजेंट है उसी की थर्मल एनर्जी बोला जाता है। वो थर्मल एनर्जी की बेस पे प्रेजेंट है। देखो, जो किसी सिस्टम के अंदर जो हीट होती है उसी को थर्मल एनर्जी बोलते हैं। थर्मल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है किसी सिस्टम की, यानी कि इट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये किसी सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी है, जो उसकी, देखो, जैसे जैसे सिस्टम गर्म होता है, जैसे जैसे अगर आप हीट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसके पार्टिकल्स भी, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो क्या है, मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे हीट बढ़ेगी वैसे वैसे पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, जिस वजह से उनकी थर्मल एनर्जी भी बढ़ेगी।
यानी कि थर्मल एनर्जी बढ़ती है तब पार्टिकल्स दूर दूर भागते हैं, फास्ट मूवमेंट करते हैं। हाँ, तो क्या पार्टिकल्स को ये एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करती है क्या? यस, ट्राइज टू कीप पार्टिकल्स अपार्ट। जैसे जैसे पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी वो रेंडमली मूव करना शुरू कर देंगे। अगर सॉलिड के पार्टिकल्स है तो अपने मेन पोजीशन पर वाइब्रेट होंगे, अगर लिक्विड के पार्टिकल्स है तो स्लाइड फास्ट फास्ट होने लग जाएंगे और अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे। या फिर गैस के पार्टिकल्स है तो कोलाइड जल्दी ज्यादा कोलाइड होने लग जाएंगे और ज्यादा फास्ट मूव करने लग जाएंगे। जैसे जैसे ज्यादा फास्ट मूव करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अल्टीमेटली उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। थर्मल एनर्जी बढ़ने पर क्या पार्टिकल्स फास्ट मूव करते हैं क्या? हाँ, तो यानी कि ये क्या करती है? ट्राई टू कीप पार्टिकल्स अपार्ट, पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर कर देती है। अब हमने ये दोनों टर्म्स जान लिए। अब बात करते हैं ये दोनों टर्म्स किस तरीके से सॉलिड लिक्विड और गैस को क्लासिफाइड करती है। भाई दोनों टर्म अगर अपन ने जानी तो दोनों टर्म करती क्या है सॉलिड लिक्विड गैस के साथ, कि अपन ने फिजिकल क्लासिफिकेशन कर दिया इन दोनों टर्म के बेस पे। तो सबसे पहले सॉलिड, फिर मैं यहां लेता हूं लिक्विड और फिर मैं लेता हूं गैस। ओके, तो बच्चों हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स को जाना एंड थर्मल एनर्जी को जाना, लेकिन किस तरह से थर्मल एनर्जी सॉलिड को सॉलिड लिक्विड एंड गैस में क्लासिफाइड करती है, क्या कारण है बच्चों इसका? तो देखो पहले अपन थोड़ा सॉलिड का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या इसी टाइप का होता है क्या? पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे, बिल्कुल टाइटली पैक होंगे एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर। लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होंगे? थोड़ा एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस में होंगे, मतलब पास ही होंगे, क्लोज ही होंगे, लेकिन स्लाइड पास हो रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर, इस तरीके से। जस्ट ये लिक्विड के पार्टिकल्स अपने देखो चिपके हुए नहीं है, थोड़े डिस्टेंस पर है। गैस के पार्टिकल्स आप जानते हो बच्चों, गैस के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, जैसा कि आप पहले ही जानते हो। सॉरी ये तो सॉलिड के पार्टिकल्स है बच्चों, गैस के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होंगे, यानी कि इस टाइप से होंगे, इस टाइप से। देखो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो पास पास है, लिक्विड के पार्टिकल्स वो भी है तो पास ही, लेकिन सॉलिड के मुकाबले थोड़े दूर है, और गैस के पार्टिकल्स तो बहुत ही दूर दूर है। अब देखो बच्चों सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास है, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड टाइटली पैक्ड। देखने को मिल रहा है बहुत पास में है, बहुत वेरी क्लोज है और टाइटली पैक्ड है, ऐसा लगा जैसे टाइटली पैक कर दिया हो किसी चीज के अंदर। एंड पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर क्लोज टू ईच अदर, पास तो है लेकिन स्लाइड पास्ट ईच अदर, एक दूसरे पर स्लाइड होते हैं, फिसलते हैं एक दूसरे के ऊपर। एंड पार्टिकल्स ऑफ गैस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि दूर होते हैं बहुत, एंड मूव रेंडमली, ये रेंडमली मूवमेंट करते हैं, एंड कोलाइड विद ईच अदर, यानी कि कोलिजन करेंगे एक दूसरे के साथ ही, एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, या फिर कंटेनर की वॉल्स में टकराएंगे। अब देखो बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे क्या पार्टिकल्स बहुत पास पास है क्या? हाँ, तो क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स इनका बहुत ज्यादा होगा, यानी कि सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है? वेरी हाई। अच्छा पार्टिकल्स बहुत पास पास है, एकदम चिपके चिपके हुए हैं, तो क्या सिर्फ मूवमेंट कर पाएंगे क्या? नहीं, मूवमेंट तो नहीं कर पाएंगे सर, लेकिन अपने मेन पोजीशन पर वाइब्रेट जरूर हो पाएंगे। तो वाइब्रेट होंगे तो वहां से हीट प्रेस करेंगे, कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, तो क्या थर्मल एनर्जी को शो करेंगे क्या? हाँ सर शो करेंगे, लेकिन बहुत कम थर्मल एनर्जी होगी, क्योंकि ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएंगे ना ये, इस वजह से। यानी कि थर्मल एनर्जी कैसी होगी? वेरी लो। ये तो अपन ने लिक्विड के लिए सॉलिड के लिए बात कर ली है, अब लिक्विड के लिए बात करते हैं। सर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम होगा, क्यों? क्योंकि सर देखो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास नहीं है, पार्टिकल जितना दूर होगा फोर्स की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो पार्टिकल सर सॉलिड के मुकाबले थोड़ा सा दूर है, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स लेस देन सॉलिड होगा। अब थर्मल एनर्जी, लेकिन बच्चों अभी मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करता हूं लिक्विड के लिए, लेस देन सॉलिड तो है, लेकिन क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के पार्टिकल से ज्यादा है क्या? हाँ बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के पार्टिकल से ज्यादा है। उसका कारण यह है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो थोड़े पास है, लेकिन गैस के पार्टिकल्स तो बहुत ज्यादा दूर दूर है बच्चों। गैस के पार्टिकल के बीच में इतनी डिस्टेंस आने की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स का अमाउंट और कम हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स IMF वेरी लो। अब बच्चों एक चीज को ध्यान देना, यहां पर भी अगर आप देखोगे तो पार्टिकल से पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा है। डिस्टेंस काफी ज्यादा होने की वजह से इनके बीच में जो मूवमेंट है, रैंडम मूवमेंट, वो बहुत ज्यादा होगा। ये पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मूव करेंगे, बहुत ज्यादा कोलिजन करेंगे। हाई मूवमेंट की वजह से ये थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा पजेस करेंगे, हीट एनर्जी बहुत ज्यादा पजेस करेंगे बच्चों, और हीट ज्यादा पजेस होने की वजह से इनकी थर्मल एनर्जी हाई होगी।
इनकी थर्मल एनर्जी हाई होगी। अब देखो जैसा कि बात करते हैं लिक्विड के लिए, क्या पार्टिकल्स गैस के मुकाबले थोड़े पास है क्या? हाँ, यानी कि लेस देन सॉलिड होगा बट ग्रेटर देन गैस होगा, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड से कम है। सॉलिड से कम होने का कारण है कि पार्टिकल सॉलिड के मुकाबले थोड़े दूर दूर है बट ग्रेटर देन गैस है, लेकिन गैस से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि गैस के बजाय तो थोड़े पास है। वही थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी देखो बच्चों, गैस के हिसाब से देखते हैं। गैस में थर्मल एनर्जी बहुत हाई है, तो क्या इनमें थर्मल एनर्जी होगी? हाँ, ये सॉलिड के पार्टिकल्स के मुकाबले थोड़ा दूर दूर है, दूर दूर है, तो इनकी थर्मल एनर्जी क्या होगी? ग्रेटर देन सॉलिड बट लेस देन गैस, लेकिन गैस से कम होगी थर्मल एनर्जी। बच्चों इसकी थर्मल एनर्जी गैस से कम होने का कारण क्या है? गैस के पार्टिकल से गैस के पार्टिकल से देख लो, गैस के पार्टिकल से गैस के पार्टिकल्स के मुकाबले थर्मल एनर्जी कम होने का कारण यह है क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों वो बहुत ज्यादा है, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इतनी डिस्टेंस नहीं है कि वो इतना ज्यादा मूवमेंट कर पाए, यानी कि इसलिए थर्मल एनर्जी सॉलिड से ज्यादा है क्योंकि सॉलिड के बहुत पास है, लेकिन गैस से कम है क्योंकि गैस के तो बहुत ज्यादा ही दूर है। ओके बच्चों, ये अपन ने फिजिकल क्लासिफिकेशन देख लिया है मैटर का, सॉलिड लिक्विड एंड गैस में अपना हो गया है। अब अपने को पढ़ना है केमिकल क्लासिफिकेशन, अभी देखते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन बच्चों अपना हो गया है, अपना आप केमिकल क्लासिफिकेशन चलेगा। केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अब बच्चे। केमिकल क्लासिफिकेशन बच्चों देखो, क्लासिफिकेशन दो टाइप में डिवाइड है, मैं लिख देता हूं। एक तो है प्योर सब्सटेंस और एक है मिक्सर। बच्चों प्योर सब्सटेंस क्या होता है? देखो प्योर सब्सटेंस इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स लाइक ऑल एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी कि प्योर सब्सटेंस एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होंगे बच्चों, लाइक ऑल एटम्स, जैसे कि सभी के सभी एटम्स भी हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होंगे जो सभी के सभी एटम्स भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। बट बच्चों यहां पर एक चीज है, इन अ फिक्स्ड एटॉमिक रेशियो, इन अ फिक्स्ड रेशियो। एग्जाम्पल देखें बच्चों तो H2O और O2, देखो बच्चों एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हुए हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एटम है इसके अंदर, एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है H2O। अब बच्चों यहां पर ये फिक्स्ड एटॉमिक रेशियो सर आपने लिखा है, इसका मतलब है क्या? बच्चों एटॉमिक रेशियो का मतलब है एटम्स का रेशियो, एटम्स का रेशियो अगर H2O के अंदर देखेंगे तो आप देखोगे तो 2:1 है H2O के अंदर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम का रेशियो कितना है? 2:1 है। कितना है? 2:1 है, क्योंकि दो एटम तो हाइड्रोजन के हैं और एक एटम सर यहाँ पर ऑक्सीजन का है। लेकिन बच्चों ये फिक्स्ड एटॉमिक रेशियो लिखा हुआ है, यानी कि फिक्स्ड एटॉमिक रेशियो का मतलब है अब इस प्योर सब्सटेंस में जो कि अपने पास H2O है, इस एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 ही होना चाहिए, 3:1 भी नहीं चलेगा और 1:1 भी नहीं होगा। तो जितने भी H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का एटॉमिक रेशियो 2:1 ही होगा, 3:1 भी नहीं हो सकता और 1:1 भी नहीं हो सकता, और ये फ्रैक्शन रेशियो भी नहीं चलेगा, जैसे कि आपका रेशियो 1:1.5 आ जाए तभी नहीं चलेगा, क्योंकि बालक को ऑलरेडी में एटॉमिक रेशियो फिक्स है, तो रेशियो बिगड़ नहीं सकता। या तो अगर रेशियो बिगड़ा, रेशियो 3:1 होता है तो फिर वो H3 हो जाएगा, ये H2O का मॉलिक्यूल थोड़ी है बच्चों। प्योर सब्सटेंस अपना हो गया है। एग्जाम्पल अपने ले लिया O2 जो कि एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है, बेसिकली एलिमेंट का एग्जाम्पल है, और ये है H2O अपना कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, मिक्सर क्या होता है? मिक्सर, मिक्सर के बारे में बात करेंगे। मिक्सर
देखो बच्चों, इट इज अ मटेरियल दैट इज मेड अप ऑफ, जो कि मिल्क बना है, टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से। अब बच्चों ध्यान देना, देट आर फिजिकली कंबाइंड, जो सिर्फ फिजिकली कंबाइंड हुए हैं, बस आप उनको एक साथ रख दिया है या फिर एक साथ मिला के रख दिया है, देट आर फिजिकली कंबाइंड बट नॉट केमिकली बॉन्डेड। लेकिन बच्चों केमिकली बॉन्डेड नहीं होने चाहिए, केमिकली उनके बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, कोई बॉन्ड टूटा उटा नहीं है, कोई जुड़ा नहीं है किसी से केमिकली, ठीक है। अभी बच्चों में इसका एग्जांपल देता हूं, देखो, बट नॉट केमिकली बॉन्डेड, यानी कि ये बना है दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। टू और मोर सब्सटेंस आएंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है मिक्सर है, तो मिक्सर तो दो से चीजों का मिक्सर ही होगा बेसिकली, दो या दो से ज्यादा चीजों का। दैट आर फिजिकली कंबाइंड, फिजिकली साथ रख दो, बट नॉट केमिकली बॉन्डेड, लेकिन कोई केमिकली बॉन्डेड केमिकल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, कोई केमिकली उसमें बॉन्डिंग नहीं देखने को मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोल्ट वाटर, सोल्ट वाटर ले लो या चॉक पाउडर इन वाटर ले लो। चॉक पाउडर इन वाटर भी अगर आप लोगे बालक, तो आप चॉक पाउडर को पानी के अंदर डालोगे तभी वो नीचे जाके बैठ जाएगा, कोई फिजिकली कॉम्बिनेशन ही उनके बीच में देखने को मिलेगा, केमिकली कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। आप चॉक पाउडर को और वाटर को दोबारा अलग भी कर सकते हो, फिजिकल प्रोसेस से ही। ओके बच्चों, अब आगे चलते हैं। मैंने मिक्सर बता दिया है, अब अपन प्योर सब्सटेंस के भी टाइप्स देखेंगे, क्योंकि प्योर सब्सटेंस अपने पास हमें टाइप्स का है, दो टाइप्स का है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंसेस, एक टाइप इसका क्या है बच्चों, एक टाइप इसका हो जाएगा कंपाउंड एंड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बच्चों, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, मेड अप ऑफ ओनली, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। एटम्स एग्जांपल ले लो बच्चों, O2, N2 या फिर सोडियम, एक ही टाइप के एटम्स है। कंपाउंड क्या होते हैं, इट इज ए टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये भी एक प्योर सब्सटेंस का टाइप है, दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स। बच्चों मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि इसमें एक से ज्यादा प्रकार के एटम्स होंगे, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स, लेकिन बच्चों वही इन अ फिक्स्ड एटॉमिक रेशियो। इन अ फिक्स्ड एटॉमिक रेशियो, यानी एटॉमिक रेशियो कैसा होगा, फिक्स होगा। जैसे बच्चों एग्जांपल के लिए कंपाउंड का एग्जांपल ले लेते हैं अपन, H2O या फिर NO2। अच्छा एटॉमिक रेशियो क्या चल रहा है, देखो बच्चों, तो फिक्स एटॉमिक रेशियो होना चाहिए 2:1 और यहाँ पर 1:2। एटम्स का रेशियो, एटॉमिक रेशियो मतलब एटम्स का रेशियो, दो हाइड्रोजन के एटम में एक ऑक्सीजन का है, ओके, एक नाइट्रोजन का एटम में दो ऑक्सीजन के एटम है, यानी कि एटॉमिक रेशियो 2:1 और यहाँ पे चलता है 1:2। बच्चों इसका मतलब क्या है फिक्स एटॉमिक रेशियो, बच्चों में फिर बता। बच्चों अपन ने देखो प्योर सब्सटेंस पढ़ लिया, उसके केमिकल क्लासिफिकेशन में अपन प्योर सब्सटेंस पढ़ चुके हैं, उसके टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स भी अपन स्टडी कर चुके हैं। अपना बस बच रहा है केमिकल क्लासिफिकेशन से मिक्सर। मिक्सर मैंने डेफिनेशन आपको बताई है, जैसे इट इज अ मटेरियल दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस दैट आर फिजिकली कंबाइंड बट नॉट केमिकली बॉन्डेड। बच्चों फिर बोल रहा हूं, सिर्फ फिजिकली साथ रखे गए हैं, कोई केमिकली बॉन्डेड नहीं किया गया है। अगर आप शुगर को और साल्ट को दोनों को साथ में मिला के बस ऐसे ही रख देते हो, वो भी एक टाइप का मिक्सर ही है। देखो बच्चों मिक्सर दो टाइप का होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होते क्या है वो, सॉरी है, देखो बच्चों होमोजीनियस मिक्सर वो मिक्सर होता है जिसमें इट इज अ टाइप ऑफ मिक्सर इन विच कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सर। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, क्या होंगे, यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूट होंगे थ्रू आउट द मिक्सर, यानी कि एक समान रूप से मिक्सर के अंदर फैल चुके होंगे थ्रू आउट द मिक्सर। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सर, यानी कि एक समान रूप से मिक्सर में फैल चुके होंगे। सर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में नहीं आया, प्रॉपर बता पाओगे? तो बालकों इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं अपन, साल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बनता है। देखो बच्चों, जब व्हेन यू डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, जब आप सॉल्ट को पानी के अंदर डालते हो, इट स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द मिक्सर, थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के अंदर इतना फैल चुका होता है दैट यू कांट सी इंडिविजुअल सॉल्ट एनीमोर, कि आप एक सॉल्ट के पार्टिकल को या एक सॉल्ट के मॉलिक्यूल को दोबारा अपनी आंख से नहीं देख सकते। चाहे फिर वो आप उसका एक बूंद लेंगे या आप ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, ये आपको सभी जगह से यूनिफॉर्मली दिखेगा। यूनिफॉर्मली मतलब एक समान ही लगेगा, इसी को बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जब आप साल्ट को पानी के अंदर ऐड करते हो तो साल्ट उसमें इस तरह से पूरा का पूरा घुल चुका होता है, मिल चुका होता है, क्यों दोबारा आप उसका एक इंडिविजुअल साल्ट नहीं देख सकते। जैसे कि मैंने आपको चॉक पाउडर विद वाटर का सॉल्यूशन बताया था, उसमें चॉक पाउडर दिख जाती है, आप उसको पार्टिकल को दोबारा अलग कर सकते हो। लेकिन सॉल्ट वाटर में फिजिकल को प्रोसेस से आप जल्दी अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपको नहीं दिखेगा, आपको इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। साल्ट इतना मिक्स हो चुका होता है कि आप सारी जगह से एक समान लगता है, सारा सॉल्यूशन एक जैसा ही लगता है। ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है। सर फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? अच्छा, इसका एग्जांपल अपन ने बता दिया, सॉल्ट वाटर। ओके, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस था, सॉरी बच्चों, हेट्रोजीनियस। बच्चों हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें अब देखो कंपोजिशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्मली। कैसा होगा? सिंपल है बच्चों, अगर इसके अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंपोजिशन मिलेगा ही नहीं, फैलेगा ही नहीं। यानी कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बन जाता है चॉक पाउडर इन वाटर, या फिर ऑयल एंड वाटर। चॉक पाउडर आप दोबारा दिख जाएगा, आप इंडिविजुअल साल्ट चॉक पाउडर को देख सकते हो, और ऑयल एंड वाटर कभी मिलेंगे ही नहीं, चाहे कितना ही कोशिश करो, कभी नहीं मिलेंगे। इनका कंपोजिशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स आर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू आउट द मिक्सर, मिक्सर के अंदर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलेगा। यानी कि चॉक पाउडर को आप पानी के अंदर डालोगे तो आप इंडिविजुअल चॉक पाउडर को देख सकते हो, आप इससे पार्टिकल्स को देख सकते हो चॉक पाउडर के। और ऑयल एंड वाटर आपने देखा होगा आपने देखा होगा बच्चों, ऑयल और वाटर कभी नहीं मिलते, इनके दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है इस वजह से। ओके बच्चों, तो आज अपना मैटर और उसका क्लासिफिकेशन जो कि मोल कंसेप्ट से अपन ने लिया है वो यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।